नमस्ते, मैं सीबीएसई गुरु स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि अभी तक हम वेव नेचर के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के न्यूमेरिकल कर चुके हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। आज से हम शुरू करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जैसे कि मैंने वेव में बात की थी कि वेव का नेचर क्या होता है और पार्टिकल का नेचर किस डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डुअल नेचर प्रोड्यूस करता है। तो मैंने ये बात की थी कि जो पार्टिकल नेचर है, तो सबसे पहले वेव नेचर में क्या प्रॉपर्टी होती है? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, हैविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये वेव की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद मैंने बताया था कि पार्टिकल नेचर क्यों है, क्योंकि इस जो भी रेडिएशंस हैं इसमें पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इनमें होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो पास आउट कर जाते हैं, ऐसा नहीं कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके साथ ही बहुत सारे वेव को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं इसमें जो इस वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, जो ये प्रूव करते हैं कि वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ मेरा वेव नहीं है बल्कि पार्टिकल इन नेचर भी है। उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, पार्टिकल इन नेचर। तो पार्टिकल इन नेचर पढ़ने के लिए मैंने 4 पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताया था। तो सबसे पहले मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या ये कह सकते हैं कि भाई मतलब कि कोई भी हीट एब्जॉर्ब या हीट जनरेटेड, इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए पहला पॉइंट डालते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ ले लीजिए, लेट अस सपोज कोई भी चीज़ है, ये स्क्वायर बार है या कोई भी चीज़ है, ठीक है। अगर इसको हम हीट करें, इसको हम हीट प्रोवाइड करें, मान लीजिए फ्लेम है, ठीक है। इसको अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या होगा? हॉट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। किसी भी मैटर में, किसी भी सब्सटेंस में जब भी उसको हीट हम करेंगे तो हर सब्सटेंस का हीट होने का फेनोमेना, किस टेम्परेचर पे कौन सा कलर, जैसे हम मान लीजिए आयरन रॉड लेते हैं, ठीक है। आयरन रॉड आपने हीट होते हुए देखा है कि जब वो हीट होता है, थोड़ा हीट होता है तो डल रेड कलर में होता है, जब वो ज़्यादा हीट होता है तो रेड कलर में हो जाता है, और जब जो लोहार जो है पटकता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो सफ़ेद कलर में होता है, वाइट इन कलर, ठीक है। ये आपने देखा है। तो मतलब वो रेडिएशन एमिट कर रहा है गर्म होने के साथ साथ। वही यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। इसको हीट कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इसका कलर बदलेगा, और जो रेडिएशन निकलेगा, कलर कैसे बदलता है, इसको नोट कर लीजिए। Whenever any objects are heated, whenever any objects are heated, रेडिएशन एमिट्स। और ये रेडिएशन किस तरह के होते हैं? एंड रेडिएशन is of various इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जैसे माइक्रोवेव हो, चाहे रेडियो वेव्स हो, चाहे आपका जो भी आपका इंफ्रारेड हो, चाहे विजिबल रे हो, चाहे गामा रे हो, ये ऑब्जेक्ट हर रे एमिट करेगा, ठीक है। वैसे बहुत सारे बुकों में सिर्फ और सिर्फ विजिबल रे की बात की गई है, कहाँ पे कि ब्लू रे, रेड रे, ये सारी चीज़ों की बात की गई है। मैं ये बताना चाहूँगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आप गर्म करते हो सिर्फ विजिबल रे एमिट नहीं करता है, ठीक है। विजिबल रे तो हमें मालूम चलता है क्योंकि हमको दिखता है,
बहुत सारे ऐसे रे होते हैं जो दिखते नहीं हैं, इनविजिबल रे है, क्योंकि सिर्फ हमें 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के वेवलेंथ की ही रे विजिबल होती है। 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की वेव ही हमें क्या होती है, विजिबल होती है। और फ्रीक्वेंसी कितना रहना चाहिए, 10⁻15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए, तभी जाके मेरी वेव जो है विजिबल होती है, नहीं तो नहीं होगी विजिबल। तो हम क्या ये मान लें कि सिर्फ विजिबल रे ही ऑब्जेक्ट एमिट करता है? कभी नहीं, बहुत सारे रे एमिट करता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ विजिबल रे के एमिशन का ही जिक्र है, विजिबल रे के एमिशन का ही इसमें आपका पूरा तरीके से बताया गया है कि विजिबल रे के एमिशन के ऊपर ही बनाया गया है। क्योंकि इनविजिबल रे के अगर हम बारे में बताएंगे तो टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं भी ये हम मत सोचिए कि सिर्फ विजिबल रे ही एमिट होती जब कोई ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रे एमिट होती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ पे बहुत सारी रे एमिट होती हैं और होंगी, लेकिन हमें हमारा एक स्टडी का दायरा होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इससे पूरे जीवन चलता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक दायरा होता है कि किस लेवल पे क्या क्या पढ़ना है। तो 11-12 के लेवल पे आपको सिर्फ और सिर्फ विजिबल रे के बारे में ही पढ़ना है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ विजिबल रे के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं तो वो विजिबल रे एमिट करता है, ठीक है, हम मान के चलते हैं विजिबल रे एमिट करता है। अब कौन सा रे एमिट करेगा सबसे पहले, कौन सा रे बाद में एमिट करेगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि उस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है। और अभी मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि कौन से कलर का कितना वेवलेंथ होता है, कितना फ्रीक्वेंसी होता है, वो तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, आप अच्छे से देखे हैं। नहीं देखे था मेरे पिछले वाले वीडियो में चले जाइएगा, वहाँ पे मैंने एक जो है मैंने टेबल बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप हिट करेंगे तो कौन सा रेडिएशन एमिट होता है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ कितना कम है या कितना ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कितना कम है कितना कम ज़्यादा है। बट जो हम जब किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को हीट करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। इतना क्लियर है, रेडिएशन एमिट करेगा, इसका मतलब है कि वेव नेचर तो नहीं हुआ, क्योंकि सिग्नल वगैरह तो कभी किसी हॉट ऑब्जेक्ट से नहीं निकलते। ये सब रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वेव नेचर भी परसिस्ट कर रहा है, पार्टिकल नेचर भी परसिस्ट कर रहा है। पार्टिकल नेचर जैसे हॉट ऑब्जेक्ट को हिट की तो निकला रेडिएशन, तो पार्टिकल नेचर तभी ना निकला क्योंकि पार्टिकल के वाइब्रेशन से ही सारी चीज़ें निकलती हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉट करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को हम गर्म करेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करेंगे, उसके एटम्स मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स के रूप में ही तो है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के रूप में ही तो है, क्योंकि मैक्सवेल सर ने कहा था मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो ये उसी के रूप में तो है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब किस हिसाब से हम हीट किए हैं, हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट आपका पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से उनका अलग अलग विजिबल रे के एमिशन का अपना एक दायरा होता है, ठीक है। तो रेडिएशन एमिट करेगा इतना जानते हैं। अब जो है ये जानिए कि किसी वो रेडिएशन जो है जो अगर इस तरह का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, अगर वो हम किसी ऑब्जेक्ट से पास करते हैं, अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास विजिबल रे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मानते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इससे हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इसको हम पास करते हैं, इसको लिख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इससे पास कर रहा है। अब अगर ये हम क्या कहते हैं, किस बॉडी की बात कर रहे हैं, नॉर्मल बॉडी की बात कर रहे हैं। जब ये इससे टकराएगा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो क्या होगा, कुछ लाइट जो है आपकी ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कुछ लाइट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये ट्रांसमिट आप बोल सकते हैं, ये आप बोल सकते हैं रिफ्लेक्ट,
रिफ्लेक्ट मतलब टकरा के वापस लौटाना, जरूरी नहीं कि 180 डिग्री से किसी भी एंगल से वापस लौटा है तो उससे रिफ्लेक्शन ही करते हैं, और कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है ऑब्जेक्ट। तो ये हम कह सकते हैं, वेन एवर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल्स ऑन एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉर्मल ऑब्जेक्ट, some part of the light is transmitted, some part of the light is reflected and some part of the light is absorbed by that object। ठीक है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी जो है, इस ब्लैक बॉडी जो है इसी से अलग होता है। ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट होता है उससे ब्लैक बॉडी मेरा अलग होता है। कैसे अलग होता है? जो मेरा ब्लैक बॉडी होता है, ब्लैक बॉडी होता है, अगर हम इससे कोई भी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करते हैं, तो नो रिफ्लेक्शन, नो ट्रांसमिशन, ओनली एंड ओनली एब्जॉर्प्शन। याद रखिएगा, नो ट्रांसमिशन, नो एब्जॉर्प्शन, नो ट्रांसमिशन, नो रिफ्लेक्शन, ओनली एंड ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये है ब्लैक बॉडी का प्रॉपर्टी। तो थोड़ा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ब्लैक बॉडी का नो ट्रांसमिशन, नो रिफ्लेक्शन, ओनली एंड ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। लाइट का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये ब्लैक बॉडी का प्राइमरी डेफिनेशन है। आगे ब्लैक बॉडी के बारे में और डिस्कस करते हैं इसको रफ करके। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि नो ट्रांसमिशन, नो रिफ्लेक्शन, ओनली एंड ओनली एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अलावा वह एमिशन का भी काम करता है, लाइट को एमिट भी करता है। जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना एमिट करेगा। तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी का एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ये एक्चुअली ये आइडियल बॉडी होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ आपका क्या आता है, रिफ्लेक्ट करता है, कुछ ना कुछ ट्रांसमिट करता ही है। लेकिन ब्लैक बॉडी जो आइडियल बॉडी कहलाता है उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। It is an ideal body. It is an ideal body which emits and absorbs. Which emits and absorbs all frequency of electromagnetic radiations. It is an ideal body, real नहीं है, which emits and absorb all frequency of electromagnetic radiations. मैंने तो एब्जॉर्ब का बात बताया था, ये एमिट क्या चेक का। एक्चुअली क्या है कि कोई भी ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन नहीं होता है, लेकिन ब्लैक बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब भी कोई भी ब्लैक बॉडी होती है, आइडियल ब्लैक बॉडी, ठीक है, अब ब्लैक बॉडी रियल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ब्लैक बॉडी एक आइडियल की फॉर्म में बात करते हैं। तो एक आइडियल बॉडी जितना एब्जॉर्ब करे उतना रिफ्लेक्ट करे, जितना एब्जॉर्ब करे, रिफ्लेक्ट नहीं, जितना एब्जॉर्ब करे उतना रेडिएशन एमिट करे। तो एक गोल्डन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ radiation absorbed per unit area is equal to the amount of radiation emitted per unit area। ये गोल्डन स्टेटमेंट है, इसे आप एक बॉक्स में डाल लीजिए। ठीक है, ये क्या गोल्डन स्टेटमेंट है कि जितना हम जितना वो ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो एमिट करेगा, उतना ही रेडिएशन एमिट करेगा, कुछ अपने पास नहीं रखता। जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना रेडिएशन एमिट करेगा, जिस फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्ब करेगा उस फ्रीक्वेंसी का एमिट करेगा, जिस वेवलेंथ का एब्जॉर्ब करेगा उस वेवलेंथ का एमिट करेगा। अब वैसे रेडिएशन तो एमिट होता है। अब बात आती है कि इंटेंसिटी क्या होती है, किस इंटेंसिटी का रेडिएशन, इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता,
उसकी ये कह सकते हैं उसकी जैसे हर चीज़ की ताकत होती है, वैसे वेव की भी ये क्या कहते हैं, कोई भी रेडिएशन की भी ताकत होती है। कितने मतलब कि कितने ताकतवर तरीके से निकलता है रेडिएशन। अगर मान लीजिए हल्का इंटेंसिटी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसकी जो है एनर्जी उसके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इंटेंसिटी का ये भी हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई वेव है या कोई रेडिएशन है, उसके अंदर कितने पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। अगर लेस इंटेंसिटी है, लेस पैकेट ऑफ एनर्जी, मोर इंटेंसिटी है, मोर पैकेट ऑफ एनर्जी। ये जरा लिख लें। इंटेंसिटी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी पैकेट्स इन रेडिएशन। इंटेंसिटी कुछ नहीं बल्कि अमाउंट ऑफ एनर्जी पैकेट्स है। रेडिएशन में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी पैकेट्स होते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी तो ये हो गई। अब हमें बात करना है कि इंटेंसिटी का और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। आखिर किस तरीके से इंटेंसिटी और वेवलेंथ वेरी करते हैं, आखिर किस रिलेशन से लोग रहते हैं कि भाई किस वेवलेंथ के रेडिएशन के साथ क्या इंटेंसिटी होगी। मान लीजिए जैसा कि ब्लैक बॉडी हम जानते हैं कि मतलब कि जितना हम अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, जितना अमाउंट ऑफ वेवलेंथ का हम डालेंगे लाइट, उतना अमाउंट ऑफ वेवलेंथ का हमारे पास वापस आएगा। तो इसका ये मतलब है कि इंटेंसिटी इस तरीके से रिलेशन करता है कि जितना अमाउंट ऑफ वेवलेंथ का हम लाइट डालेंगे, द अमाउंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट वी गिव टू द ब्लैक बॉडी which is also called the idle body, the same wavelength and with a particular intensity the black body will emit। अब वो इंटेंसिटी का और वेवलेंथ का, हमारे वेवलेंथ का और जो ब्लैक बॉडी से लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी का रिलेशन क्या है, यही जानना है हमको। तो चलिए ग्राफ के थ्रू जानते हैं, पहले इसको रफ करते हैं। तो चलिए देखते हैं रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड द वेवलेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने से पहले एक चीज़ कर लेते हैं। ग्राफ बनाने से एक्सिस बना दिया है मैंने, तो ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले ये चीज़ क्या करते हैं, कुछ चीज़ें नोट कर लेते हैं। क्या नोट करते हैं, सबसे पहले जानिए कि हम किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ को ब्लैक बॉडी में डालेंगे। ठीक है, किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ को, कोई फिक्स वेवलेंथ रहेगा, मान लीजिए 1000 एंगस्ट्रॉम, 2000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम, ये पार्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट हम ब्लैक बॉडी में डालेंगे, तो उतना ही वेवलेंथ का वापस आएगा, लेकिन अलग अलग इंटेंसिटी के साथ। अब जैसे जो भी रेडिएशन हम ब्लैक बॉडी में डालेंगे, जो एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और पार्टिकुलर टेम्परेचर के अनुसार ही इंटेंसिटी ऑफ द लाइट भी डिफरेंट होगा। तो कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं, फिर ग्राफ बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो क्या पॉइंट है, सबसे पहले कि फिक्स्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट, फिक्स्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट fixed wavelength of the light is given to black body which increase its temperature as it absorbs all frequency light, hence increase in temperature due to
light absorption, increase in temperature due to the light absorption cause the emission intensity of light, या आप रेडिएशन भी कह सकते हैं इसको, लाइट और रेडिएशन टू इंक्रीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू लाइट एब्जॉर्प्शन बाय द ब्लैक बॉडी कॉज द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट और रेडिएशन टू इंक्रीज। मतलब कि अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, वेवलेंथ अगर मान लीजिए फिक्स है, फिक्स वेवलेंथ पे जैसे ही हम डालते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। हेंस ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ, फिक्स वेवलेंथ के डालने पे टेम्परेचर मेरा बढ़ता है, हेंस मेरा क्या बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा। उसके अलावा वेवलेंथ अगर हम बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द वेवलेंथ, सपोज ग्राफ से बताते हैं तो सही रहेगा। मेरा जो सबसे पहले यहाँ पे है, ये इंटेंसिटी इस एक्सिस पे मानते हैं, इस एक्सिस पे इंटेंसिटी, इस एक्सिस पे वेवलेंथ। ठीक है, समझ में आता है। ये आपका 0, ये आपका 1000 एंगस्ट्रॉम, ये आपका 2000 एंगस्ट्रॉम। दो वेवलेंथ को हम कंसिडर करके बोलते हैं। मान लीजिए हम सबसे पहले λ1 वेवलेंथ, फिक्स वेवलेंथ हम ब्लैक बॉडी पे डालते हैं, तब उस केस में ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा इस तरीके से, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। मान लीजिए उसके बाद हम डालते हैं 2000 एंगस्ट्रॉम का λ2, तब ग्राफ कैसे बनेगा, तब ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। मतलब कि वेवलेंथ बढ़ाने पे मेरा इंटेंसिटी क्या हो रहा है, इंटेंसिटी तो ठीक है अपना काम कर रहा है, लेकिन जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट, मतलब कि जो इसका कर्व है, इंटेंसिटी कर सकते हैं, इंटेंसिटी कम होता जा रहा है। लेकिन अब इस पे 2 से 3 चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्या, जब हम 1000 एंगस्ट्रॉम पे, 1000 एंगस्ट्रॉम पे जब हम यहाँ पे क्या किए, लाइट का वेवलेंथ दिए 1000 एंगस्ट्रॉम पे, 1000 एंगस्ट्रॉम पे हमने लाइट का वेवलेंथ किया और ब्लैक बॉडी को दिया, तो ब्लैक बॉडी से एमिशन कैसा हुआ, ब्लैक बॉडी से एमिशन कैसा हुआ कि उसका टेम्परेचर बढ़ा। जब 1000 एंगस्ट्रॉम पे हमने रेडिएशन दिया, उसका क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसका क्या हुआ, इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हुआ, इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हुआ। अब एक ऐसा पॉइंट आया यहाँ पे जिसको मान लीजिए बी पॉइंट, ए से बढ़ना शुरू, ओ से ओरिजिन से बढ़ना शुरू हुआ, बी पॉइंट आया। बी पॉइंट पे क्या हुआ, इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। उसके बाद क्या है, आप कितना भी वेवलेंथ आप कितना भी आगे वेवलेंथ बढ़ा लो, मान लीजिए 1000 है, अचानक हम 2000 कर दिए, ठीक है, आप कितना भी अचानक वेवलेंथ बढ़ा लो, लेकिन इंटेंसिटी उसके बाद बढ़ना नहीं है। उसके बाद इंटेंसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह कम होने लगी इस तरीके से, ठीक है। यही अगर हम 2000 एंगस्ट्रॉम का लिए, पहले हम 1000 का लिए थे, फिर बाद में 2000 बढ़ाए थे, लेकिन अब हम 2000 का ले रहे हैं, 2000 का ले रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा, उसकी वेवलेंथ शॉर्टर हो जाएगी। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। खेल वही होगा, ठीक है। खेल क्या होगा कि यहाँ इंटेंसिटी जब तक वेवलेंथ बढ़ाएंगे, 2000 से आगे बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा, एक समय यहाँ पे क्या आएगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम, उसके बाद ये घटते जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट तक तो इंटेंसिटी वेवलेंथ के साथ बढ़ता है, उसके बाद जो है वेवलेंथ के साथ घट रहा है वेवलेंथ के साथ। तो ये इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ये बहुत अच्छा डायग्राम है। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट
जो कि आपको आना ही चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये ब्लैक बॉडी तो एग्जिस्ट करती नहीं, फिर भी हम कुछ एग्जाम्पल जानते हैं जो कि ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ब्लैक कार्बन, कोयला, है ना, ब्लैक कार्बन या कोयला, आप रेडिएशन डालिए, एब्जॉर्ब करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट भी करेगा, आइडियल तो है नहीं, कुछ रिफ्लेक्ट भी करेगा, लेकिन वो पूरी तरीके से 90 to 95% ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। 90 to 95% ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा, ये मत भूलेगा, ठीक है। तो ये मेरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ये कुछ एग्जाम्पल हुआ। कुछ ब्लैक बॉडी के बारे में मैंने बताया कि ब्लैक बॉडी बिहेव कैसे करता है, किसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। तो अब आगे हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। उसमें हम बताएंगे कि फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रेडिएशन का क्या रोल होता है, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।